सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप सभी बढ़िया होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये जो है मेरा डायलॉग होने वाला है कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो आज हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। आज चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की चैप्टर 2 की। चैप्टर क्यों नहीं पहले फर्स्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक है वो जो है, अगर हम पूरे प्रैक्टिकल को समझ लेंगे तो उस चैप्टर को बहुत आसानी तरीके से समझा जा सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि क्लास 11 के सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा अप्रोच क्या होने वाला है कोई भी कॉन्सेप्ट बताने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट कराने से पहले कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है। देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ चैप्टर। ओके, सो ये क्यों आया, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताऊंगा। क्योंकि वाई तो है जो है, हम बुक के अंदर के कंटेंट को पढ़ के भी समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। वर्ड के साथ साथ अपने को ये भी समझना बहुत जरूरी है कि वाई क्यों है, ये क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद मैं क्यों बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्यों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। तो जो आपके बुक का नाम है, सबसे पहले मैं आपके बुक का जो नाम रखा गया उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि क्यों वो बुक का नाम जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखा गया। तो सबसे पहले मैं आपकी बुक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपके बुक का नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे का लॉजिक देता हूँ। देखो कोई भी पर्सन अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो चाहे कपड़े का बिजनेस कर रहा हो, चाहे ऑटोमोबाइल का बिजनेस कर रहा हो, चाहे मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहा हो, कोई भी क्लोथ्स का बिजनेस कर रहा हो, कोई भी बिजनेस कर रहा हो, तो वो जानना चाहेगा ना कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ या फिर लॉस कमा रहा हूँ। तो वो जो जानना चाहेगा कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ या फिर लॉस कमा रहा हूँ, वो किसके बेसिस पे जान पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जो भी उसके बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है हिंदी लेन देन। जो भी उसके बिजनेस में लेन देन हो रहा है, उस लेन देन को अपने पास एक बुक में रिकॉर्ड करके रखेगा। तो उसके बेसिस पे ही वो डिसीजन ले पाएगा। डिसीजन इन द सेंस की वो समझ पाएगा कि मैंने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया। वो बाद का विषय किस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस एक बिजनेस का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी एक पर्सन है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप लोग हो, चाहे कोई भी थर्ड पर्सन हो, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो अपने बिजनेस के अंदर हो रहा है लेन देन को रिकॉर्ड करेगा, जिसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन हिंदी में इसको बोला जाता है लेन देन। ठीक है, अब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो लेन देन है, जब कभी भी एक बिजनेस में लेन देन होता है तो लेन देन के कारण जो है दो इम्पैक्ट आते हैं, दो इम्पैक्ट निकल के आते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज यहाँ पे ये एक पर्सन है, ठीक है, इनका ग्रोसरी का शॉप है। ग्रोसरी शॉप है इनका, ठीक है। अब इनके पास एक कस्टमर आता है, ठीक है, एक कस्टमर आया और इनके पास बोला कि मुझे ये सामान चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, सपोज ये वो कस्टमर है, इनके पास आया सामान लेने, तो इनके पास आके बोला कि मुझे ये सामान चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जो भी इनके स्टॉक था उस स्टॉक में से निकाल के इनको सामान प्रोवाइड कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इनको सामान दिया। सामान को यहाँ पे बोला जाता है गुड्स। अभी इसका मतलब समझेंगे गुड्स होता क्या है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं वस्तु, या फिर और अपने लेमन लैंग्वेज में बताने के लिए बोल सकते हैं सामान। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या दिया, सामान दिया, गुड्स दिया जो इसको जरूरत थी। और जाहिर सी बात है इन्होंने इसको सामान दिया है तो इनसे वो पैसा लेंगे। ये मतलब ये पैसा देंगे किनको, इस सेलर को। तो इधर से कैश आया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जब ये लेन देन हुआ ये सेलर के बीच और ये कस्टमर के बीच, तो दो बातें अराइज हुई। क्या बातें अराइज हुई कि इन्होंने क्या किया, इनको सामान दिया जिसको हम बोलते हैं गुड्स, वस्तु या फिर सामान दिया, और फिर इनके पास से इनके पास क्या आया, कैश निकल के आया। तो यहाँ पे दो चीजों का आना जाना हुआ, एक तो गुड्स का और एक कैश का। ठीक है, तो जब ये दो चीज निकल के आता है इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट।
आप जो है आगे एक चैप्टर पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अपने को सिखाता है कि किस तरीके से हम जो है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू हम समझेंगे। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा डुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है, डुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। डुअल कॉन्सेप्ट इसी चीज को बताता है। अभी मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ इस डुअल कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट के पीछे ये जो डबल एंट्री है ना, डबल एंट्री का राज छिपा हुआ है। देखो कैसे, यहाँ पे डबल एंट्री का मतलब क्या है, डुअल, डुअल का मतलब दोबारा, और एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, दोबारा रिकॉर्डिंग, दो बार रिकॉर्डिंग इन द सेंस की यहाँ पर एक तो बिजनेस के अंदर जब कभी भी कुछ भी आया या फिर गया, ये और इसके पीछे का रीजन बताओ कि ये जो आया या फिर गया इसके पीछे का रीजन क्या रहा। तो यहाँ पर ये बिजनेसमैन बोलेंगे, इनका जो भी अकाउंटेंट रहेगा वो बोलेगा कि देखो हमारे बिजनेस से क्या गया, हमारे बिजनेस से ये गुड्स गया, ठीक है। अब ये गुड्स गया तो इसके बाद अपने पास आया क्या, कैश आया, गुड्स गया और कैश आया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो चीजों पे इम्पैक्ट पड़ा, एक तो हमारे गुड्स पे और एक हमारे कैश पे। तो जब मालिक पूछेगा अपने अकाउंटेंट से कि भैया ये जो गुड्स गया है वो किस वजह से गया है, तो ये बोलेगा कौन, इनका अकाउंटेंट, कि मैंने सेल किया है। तो कहीं ना कहीं वो दो चीजों का जवाबदेही हो रहा है, एक तो गुड्स गया फिर उसके पीछे का रीजन बताया। तो यहाँ से ये चीज निकल के आया है डबल एंट्री। डबल एंट्री मतलब क्या आया क्या गया, एक तो ये बताओ और इसके पीछे का आने जाने का रीजन बताओ, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ डबल एंट्री, ठीक है। इसके बाद समझते हैं बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। अब बुक कीपिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि एक बिजनेसमैन कभी भी अपना प्रॉफिट और लॉस पता लगाना चाहता है तो किस बेसिस पे पता लगा सकता है, जब कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वो अपने पास मेंटेन करके रखेगा जो भी उसके बिजनेस के अंदर हो रहा है, तो उन्हीं के बेसिस पे क्या कर सकता है, वो अपना प्रॉफिट और लॉस निकालेगा। तो जो भी वो इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करके रखेगा, मतलब जो भी लेन देन हो रहा है, सपोज ये तो एक इसके साथ हुआ, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे इसको बेचा, इससे पैसा लिया। और दूसरा चीज क्या हो सकता है, सपोज ये जो पर्सन है सेलर, इसने क्या किया है, जो बिल्डिंग किराए पे लिया, जो बिल्डिंग बिजनेस करने के लिए लिया है, सॉरी, उसको उसके लैंडलॉर्ड को उसने किराए पे किया, तो किराए पे किया, ठीक है। तो किराए पे किया, उसमें भी दो चीज निकल के आती है, एक तो किराए पे किया गया और किराए पे किया गया कैश में। तो एक तो कैश गया, फिर कैश के जाने के पीछे का रीजन बताया क्या, रेंट पे किया। तो हर एक ट्रांजैक्शन, मतलब ये कोई भी सामान परचेज करके लेके आएंगे तो अपने बुक में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे, जो कि इनका अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा। किसी से लेन देन करेंगे, किसी को बेचेंगे, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। तो उन्हीं रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना यहाँ पे कहलाता है अपना बुक कीपिंग। तो दो चीजों का मतलब हमने क्लियर हुआ, बुक डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे कि यहाँ पे बुक कीपिंग है। अब इस बुक कीपिंग के अंदर जितने भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उनके बेसिस पे हम किस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, ये जो है हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सीखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा कि एक बिजनेसमैन ने पूरे साल भर में जो उसने काम किया इतने मेहनत से, उसका परिणाम क्या निकला, मतलब कि उसने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया, ये यहाँ पर अपने को समझने को मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दैट्स व्हाई योर बुक नेम कम्स टू डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये रीजन था आपके बुक के जो नाम है फर्स्ट पेज पे रखने का, ये रीजन था, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपके बुक का नाम पड़ा, क्यों पड़ा, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो लॉजिक भी दिया मैंने और क्यों पड़ा वो भी बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वी शैल मूव फर्दर अहेड। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जैसे देखो कि अगर कोई भी एक पर्सन है तो उस पर्सन को जानने के लिए, पहचानने के लिए एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है। तो जो भी बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं उन सभी लेन देन को पहचानने के लिए, एक आइडेंटिटी देने के लिए एक नाम दिया जाएगा। और इतने प्यारे प्यारे नाम होंगे कि बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे और समझने में भी मजा आएगा और मुझे समझाने में भी मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वो अपना बेसिक टर्म्स जो कि अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं, उसके पीछे का मैं लॉजिक दूंगा कि वो नाम भी क्यों आया, मतलब कि वही सेपरेट नाम क्यों उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए रखा जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक भी दूंगा। तो इसको मैं हटाता हूं, देन वी शैल फर्दर मूव अहेड।
सो लेट्स स्टार्ट विद द क्या अपना बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है उससे बताने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि ये बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और इस एग्जाम्पल को मैं आपको रिलेट करवाऊंगा आपके कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। अभी मैं जो पिक्चर यूज करूंगा, इस पिक्चर को बोलते हैं पिक्टोग्राफी, मतलब कि कोई भी चीज रिकॉल करने के लिए हम जो है पिक्चर का जब यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफिक टेक्निक। इससे अपनी चीजों को जल्दी से जल्दी रिकॉल किया जा सकता है और जो है ज्यादा टाइम तक इसको अपने माइंड में रिटेन करके रखा जा सकता है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। वर्ड से पहले मैं आपको समझाता हूँ वाई, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म अपन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समझो मैं आपका नाम ले लेता हूँ, आपके नाम से समझाता हूँ। मान लो आपका नाम जो है नंदन है। ठीक है, आपका नाम क्या है? नंदन। ठीक है, ठीक है, आपका नाम क्या है? नंदन। आपका नाम क्या है? नंदन नाम है। ठीक है, आपके जो दोस्त हैं आपको नंदन ना बुला के किस नाम से बुलाते हैं? सपोज मान लो एक ने नाम दिया, आपके दोस्त ने कैंडी। ठीक है, एक ने नाम दे दिया नैंडी, एक ने नाम दे दिया, ये आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है इसलिए मैं इसको फालतू नहीं रख रहा हूँ, मेंढी नाम दे दिया। और एक ने सपोज कुछ भी नाम दे दिया, नानू करके कुछ भी बुलाता है। ठीक है, आपका एक ही नाम है और एक ही नाम के लिए आपके दोस्त अलग अलग दे देते हैं ना, निकनेम नाम कुछ भी दोस्त, तो एक ही पर्सन को कई सारे नाम दे दिए गए। ठीक है, कैंडी बोल रहा है कोई, नैंडी बोल रहा है कोई, मेंढी बोल रहा है कोई, नानू बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा हो। ठीक है, एक पर्सन आता है जो कि नंदन का रिश्तेदार है। ठीक है, नंदन का क्या है? रिश्तेदार है। रिलेटिव ऑफ नंदन। ठीक है, ये आता है और क्या पूछता है इस नैंडी से कि भैया आप जो है नंदन को जानते हो? तो ये बोल रहा है कि मैं तो नंदन को नहीं जानता। तो ठीक है, फिर ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद इसको मिलता है कौन है? कैंडी। कैंडी मिलता है और फिर कैंडी से ये सेम क्वेश्चन करता है कि भैया आप जो है नंदन को जानते हो? तो ये भी बोलता है कि मैं नंदन को नहीं जानता। फिर इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है और किसके पास आता है? इनके पास, और इनसे भी सेम क्वेश्चन करता है कि आप जो है, एक मिनट लाइट का इशू आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो ये पहुंचते हैं किसके पास? इनके पास, और इनसे भी पूछते हैं कि आप क्या नंदन को जानते हो? तो ये बोले मैं नंदन को नहीं जानता। फिर इसके पास आता है, सेम क्वेश्चन करता है इनके रिलेटिव कि आप जो है नंदन को जानते हो? तो नहीं जानता। तो यहाँ पे क्या है, जानते ही सभी के सभी लोग इसका नाम क्या है? नंदन, और यही बंदा है, लेकिन इसको चाहिए नंदन का कहाँ पे रहता है, तो ये लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो उसी तरीके से समझना कि जब एक पर्सन एक ही पर्टिकुलर पर्सन को मतलब कि इसका पता लगाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों से पूछता है और वो सारे के सारे अलग अलग व्यक्ति एक ही पर्सन को बताने के लिए अलग अलग नाम यूज करते हैं। ये नाम नहीं पता इन्हें, दूसरा दूसरा नाम पता है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये नंदन है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब जो है मैं आपको इसी चीज को आपके कॉन्सेप्ट के साथ जो है रिलेट करता हूँ। मान लो कि कोई भी एक बिजनेसमैन है। ठीक है, और उस बिजनेसमैन का जो अकाउंटेंट है एक ही नाम को बताने के लिए अलग अलग नाम यूज करता है। तो सपोज अलग अलग नाम यूज करेगा तो क्या होगा, ये तो जब हम बात कर रहे हैं एक ही अकाउंटेंट की, तो जो थर्ड पार्टी आएगा अब वो देखेगा कि इसने कौन से रिकॉर्ड को मेंटेन किया है, तो वो समझने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने यहाँ पे एक का एग्जांपल लिया था, इसी तरीके से समझ लो कि यहाँ पे कई सारे, अब इसी को मैं बिजनेसमैन से रिलेट करता हूँ। पहले वाले बिजनेसमैन का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से कोई दूसरा बिजनेसमैन है और जो उसका अकाउंटेंट है वो जो है क्या कर रहा है, अपने अकाउंटिंग को, मतलब बुक को, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, उन सभी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग नाम यूज कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स है, जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो क्रेडिटर है, जो कि उस बिजनेसमैन को माल जो है उधार देते हैं, गुड्स क्रेडिट में प्रोवाइड करते हैं। अभी देखेंगे क्या मतलब होता है क्रेडिटर का, अभी ऐसे समझते हुए चलते हैं। और उसी तरीके से कोई बैंक हो गया, बैंक किस लिए अपने इन्वेस्टर के बारे में, अपने बिजनेसमैन के बारे में जानना चाहेगा? वो जानना चाहेगा ना कि अगर मैं इस पर्सन को लोन देता हूँ, ये जो बिजनेसमैन है, तो इस
इसको जो मैं लोन दे रहा हूँ ये क्या मुझे ये लोन प्रोवाइड कर पाएगा, तो ये किस तरीके से डिसीजन ले पाएगा। जाहिर सी बात है जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन हुआ होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से सभी पर्सन अलग अलग तरीके से मेंटेन करेंगे, तो उसको भी जो आउटसाइडर्स है, जो इन्वेस्टर है, जो बैंक है, जो क्रेडिटर है, उन सभी पर्सन को भी समझने में कठिनाई होगी। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है ये टर्म को दिया गया है। मतलब अभी जो आगे आपको टर्म बताऊंगा, बहुत सारे टर्म्स हैं जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे और हर एक पर्सन को हर एक बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो, जिससे कि वो टर्म को पढ़ के उसको वो चीजें समझ में आए। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट जो है कि हम यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे का रीजन मैंने बताया। अब स्टार्ट करते हैं। ये क्यों है, क्या है, सॉरी क्या है, क्यों तो मैंने बता दिया, अब क्या है वो समझते हैं। बात अब धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, तो आप चाहो तो इसको जो है नोट डाउन कर सकते हो अपने, मतलब कि इसको याद रखने के लिए कि वाई दिस कॉन्सेप्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इन आर चैप्टर, मीन्स वाई दिस चैप्टर इज इनकॉर्पोरेटेड इन आर सिलेबस। ओके, सो इसको मैं रफ करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ अपने पहले बेसिक टर्म से, जिसको बोला जाता है, अरे यार सॉरी, जिसको बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो, जो चीज मैं अब बताने जा रहा हूँ कि ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, वो आप पहले से ही ऑलरेडी जानते हो। बस मेरे को क्या करना है कि उसी सब चीजों को थोड़ा पॉलिश करके, थोड़ा मक्खन लगा के आपको बता देना है, जिससे कि आप और इजी तरीके से समझ सको। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ वेरी फास्टली, फिर उसका मतलब समझा दूंगा मैं आपको। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन means of transaction entered, आप मेरे साथ ये लिखते चलो, entered by two parties in the normal course of business, in the normal course of business. Business transaction means of transaction, transaction के साथ साथ यहाँ पे फाइनेंशियल ऐड कर दो, फाइनेंशियल transaction entered by two parties in the normal course of the business for purchase and sale of goods and rendering of services। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन का। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मतलब समझेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन means a monetary transaction और that is pecuniary, pecuniary का मतलब होता है वो भी फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसे। ट्रांजेक्शन monetary, यहाँ पे लिखा है ट्रांजेक्शन, सॉरी, monetary transaction entered by two parties in the normal course of business for purchase and sale of goods and rendering of सर्विसेज। तो ये डेफिनेशन है। देखो, जो भी चीज मैं अब आपको बताने जाऊंगा वो आप ऑलरेडी जानते हो। वहां पे बस मेरे को क्या करना है कि उन्हीं चीजों को जो आप ऑलरेडी जानते हो, बस उस पर थोड़ा मक्खन लगा के आपको बता देना है, समझा देना है। ठीक है, उससे पहले आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि भाई आप जो है कल मतलब इससे पहले वाली वीडियो में कुछ अलग ड्रेस पहने थे और अभी कुछ अलग पहने हो, तो कोई इंसिडेंट हो गया था। मैंने क्या किया कि क्लास रिकॉर्ड करते हुए चला गया। जो अभी चीजें मैं आपको बताने जाऊंगा वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था। मतलब कि मेरे को लगा था रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन मोबाइल की बैटरी जो है डेड हो चुकी थी, जिसके कारण जो है मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको नए कपड़ों में दिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू में बताता हूँ। ठीक है, सपोज
ये एक पर्सन है, और ये पर्सन साथ ही साथ एक सेलर है, दुकानदार, ठीक है। इनका बिजनेस है और बिजनेस ग्रोसरी का है, ठीक है। इनके पास एक कस्टमर आता है, ये कौन है? एक बायर है। ये एक बायर है और ये एक सेलर है। ये बायर, इनको चाहिए, सपोज कुछ भी मान लेते हैं, इनको चाहिए था राइस, चावल चाहिए इन्हें। तो ये बायर क्या करते हैं, इस सेलर के पास आएंगे और इनसे बोलेंगे कि भैया मुझे इतना चावल चाहिए। ये क्या करेंगे कि जो भी इनके पास स्टॉक रखा हुआ होगा, मतलब जो भी इनका दुकान होगा, उस दुकान में से चावल निकालेंगे और जितनी क्वांटिटी ये मांग रहे होंगे, इनको उतनी क्वांटिटी निकाल के इनको दे देंगे। तो इधर से क्या इनके पास से चला जाएगा? चावल चला जाएगा। ये आया और इन्होंने बोला कि मुझे चावल चाहिए, तो इन्होंने बोला कि चावल का प्राइस 10 रुपए, तो इन्होंने 10 रुपए इन्हें दे दिया और इधर से क्या चला गया? राइस चला गया इनके पास। तो ये जो दो पार्टीज के बीच एक बिजनेस के अंदर लेन देन हुआ, इसी को हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। इधर से क्या आया? पैसा आया, बायर ने सेलर को पैसा दिया और सेलर ने वही राइस किसको दे दिया? बायर को दे दिया। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू। बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन जैसे कि आप जानते हो, बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय और ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। ये हुआ ना लेन देन। एक ने क्या किया, ये सेलर ने चावल दिया और ये बायर ने पैसे दिए, इधर से पैसे दिया और इधर से चावल दिया। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्यवसायिक लेन देन, मीन्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है पैसे का लेन देन। पैसे का लेन देन हुआ ना यहाँ पे, पैसे का इन्वॉल्वमेंट। 10 रुपए जो है, 10 रुपए किलो आज के टाइम पर से कुछ नहीं मिलता चावल। सपोज यहाँ पे ये कर लेते 30 रुपए, जो एग्जाम्पल भी थोड़ा ठीक बैठ जाए, 30 रुपए किलो है, ठीक है। तो इन्होंने 1 किलो चावल लिया, तो यहाँ पे क्या आया? पैसे की बात आई। तो वही बोला कि बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पैसे का लेन देन। एंटर्ड बाय टू पार्टीज, एंटर्ड बाय टू पार्टीज, टू पार्टीज को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे दो पार्टी आ रहे हैं, पहला पार्टी नंबर 1 एंड दूसरा पार्टी ये, मतलब दो लोगों का होना जरूरी है कभी भी एक बिजनेस के अंदर लेन देन हो रहा है। तो एक कौन है? सेलर और एक कौन है? बायर। उसके बाद इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब कि इन्होंने ये जो लेन देन किया है वो कहाँ किया? अपने दुकान में। इनका एक दुकान था ये, ठीक है, ये इनका दुकान है। इस दुकान में बैठ के, ठीक है, ये सामान बेच रहे हैं। तो जो भी ये लेन देन करेंगे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करेंगे फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को परचेज और सेल करने के लिए। अब गुड्स का मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद आगे बताऊंगा डेप्थ में। गुड्स का मतलब होता है कोई भी चीज, जिस चीज को ये सेलर बेचते हैं, मतलब जिस चीज के अंदर ये नॉर्मल बेसिस पे डील कर रहे हैं। जैसे कि इनका ग्रोसरी का शॉप है, तो जो भी ये सामान बेचते हैं, चावल बेचते हैं, दाल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, अपना चॉकलेट वगैरह बेचते हैं, पेन पेंसिल कॉपी कुछ भी बेचते हैं, ये इनके लिए गुड्स कहलाएगा, इस सेलर के लिए। एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज रेंडर करने का मतलब है कि जब कभी भी एक पर्सन सामान ना देके अपना स्किल, अपना नॉलेज दूसरे को बांटता है, तो उसको बोला जाता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो इसको भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर रखा गया है। तो एक बार मैं इसको सम अप कर दूं तो बोला गया बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब कि कोई भी लेन देन जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है और दो पार्टी कम से कम इंक्लूड होते हैं, बायर और सेलर, ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि ये बिजनेस जो ये लेन देन हुआ है वो लेन देन कहाँ पे हुआ हो, तो बिजनेस के अंदर हुआ हो, ठीक है। जो बिजनेस के अंदर लेन देन नहीं हुआ उसको अपने अकाउंटिंग से कोई लेन देन नहीं, यहाँ पे उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। फिर बताया गया कि हम क्या करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन में, तो परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं गुड्स को या फिर सर्विसेज को रेंडर करते हैं। तो ये था इसका मतलब। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इस पिक्चर को भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। अपने मतलब याद रखने के लिए क्या होता है कि पिक्चर जो है अपने को जल्दी क्लियरिटी देता है कोई किसी भी चीज की, और हम जो है इसको ज्यादा टाइम तक जो है रिटेन करके रख सकते हैं। तो आई होप कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर डस्टर कहाँ चला गया?
तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ और फिर इसके बाद में आपको जो दूसरा टर्म है आपके बुक में दिख रहा होगा गुड्स के नाम पे या फिर कोई भी किसी भी सीक्वेंस में होगा उसको मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टर्म दिए गए हैं उन सबका मतलब आपको पता है। अब मैं आपको गुड्स का मतलब क्लियर कराऊंगा, ठीक है। ये गुड्स, इसके बाद इसके अंदर एग्जाम्पल भी देना चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि एक बिजनेस के अंदर क्या होता है, तो परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, इसके बाद सेल ऑफ गुड्स। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन है, जो दुकान ये ले रखे हैं, जिस दुकान के थ्रू ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उसके मालिक को ये जो रेंट पे करते हैं वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन ही कहलाएगा, रेंट पेड, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने कोई एजेंट रख रखा है अपने दुकान में काम करने के लिए, ठीक है, तो उसको जो वेजेस पे किया जा रहा है या फिर जो भी उसको कमीशन पे किया जाएगा, ये सभी क्या है, तो ये सभी जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं अब इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ और आपको गुड्स का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक इसे नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट जो टर्म आता है अपने पास, ये आता है गुड्स। सबसे पहले इसका डेफिनेशन है। गुड्स का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हो, लेकिन अगर 2 मार्क्स में आ जाता है इसको डिफाइन करने के लिए, तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो गुड्स के लिए क्या बोलेंगे, गुड्स मीन्स अ फिजिकल आइटम। अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप लिख सकते हो। गुड्स मीन्स अ फिजिकल आइटम ऑफ, आपको मेरे साथ ही साथ लिखना है, ऑफ ट्रेड हेल्ड इन द बिजनेस फॉर सेल और फॉर use it in further processing of finished goods, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार पढ़ देता हूँ। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स मीन्स अ फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड हेल्ड इन द बिजनेस for sale or for use it in further processing of finished goods, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं बताता हूँ। एग्जांपल क्या लेना है, यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि गुड्स का मतलब होता है कोई भी सामान जो कि बिजनेस के अंदर रखा हुआ है, किस चीज के लिए, जिसको बेचा जाएगा, ठीक है, जिसको डायरेक्टली बेचा जाएगा या फिर उसको बिजनेस के अंदर रखा गया है कि उस सामान से कोई दूसरा सामान बनाया जाएगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा और एडिशनल मटेरियल वगैरह यूज किया जाएगा और उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाएगा जिससे कि वो सेलेबल कंडीशन में आ सके और उसको हम मार्केट में बेच सके। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये जो मार्कर है, मैं एक स्टेशनरी का शॉपकीपर हूँ, ठीक है। मैं जो है पेन कॉपी जो है ये सभी बेचता हूँ। तो ये जो मार्कर है, जो ये मैं मार्कर बेच रहा हूँ, ये मार्कर जो है मेरे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। जो मेरे पास पेन रखा हुआ है अलग अलग ब्रांड्स के, जो कॉपीज रखी हुई है या फिर जो भी स्टेशनरी शॉप पे जो भी बेसिक जो है सामान रखा होता है, उस स्टेशनरी शॉप वाले के लिए वो सारा का सारा सामान गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो क्या समझे गुड्स का मतलब, गुड्स का मतलब कोई भी चीज जो कि बिजनेस में रखा गया है, किस चीज के लिए, बेचने के लिए या फिर उसको फर्दर यूज किया जाएगा प्रोडक्शन में। तो मान लो कि मैं ये चीज बनाता हूँ, ठीक है, तो ये चीज बनाता हूँ तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो ये प्लास्टिक चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक के बाद इसके अंदर जो रिफिल डलाता है वो भी मैं खरीद के लेके आता हूँ, वो डालना है। फिर उसके बाद इसके अंदर फोम वगैरह यूज होता है, तो उस फोम को भी जो मेरे पास स्टॉक है वो मेरा गुड्स ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसका मैं यूज करूंगा इस मार्कर को बनाने के लिए और इस मार्कर को बना के बेचूंगा, और जो मैं बनाया मार्कर खरीद के लेके आता हूँ और डायरेक्टली बेच देता हूँ, वो भी मेरा गुड्स है, ठीक है। तो ये था गुड्स का मतलब। मैं आपसे सपोज मैं अपने आप को एक स्टेशनरी का शॉपकीपर मानता हूँ, ठीक है,
और मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपको बताना है कि ये गुड्स कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा। मैं दोबारा से एक बार गुड्स का डेफिनेशन बता दूं कि जो भी मैं अपने बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे जिसको खरीदने और बेचने का काम कर रहा हूँ वो मेरा गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ कि बताओ, जो मैं कैलकुलेटर बेचता हूँ वो मेरे लिए गुड्स कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर मेरा गुड्स है या फिर नहीं है। तो जो आंसर दे रहे होंगे कैलकुलेटर जो है गुड्स है। क्यों? क्योंकि इसको मैं डेली बेसिस पे खरीदता हूँ बेचता हूँ। पेन क्या हो गया? गुड्स हो गया। कॉपी किताब क्या हो गया? गुड्स हो गया। ठीक है, मैं अच्छा और कोई एग्जांपल पूछता हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, सपोज मेरे पास जो है जहाँ पे भी मेरा शॉप है स्टेशनरी का, वहां पे क्या था कि एक खराब कंप्यूटर पड़ा हुआ था। ठीक है, उसे यूज करते हुए काफी टाइम हो चुका था और वो खराब हो गया था। तो मैंने क्या किया, कुछ पैसा कमाने के लिए वो जो कंप्यूटर था जो मेरे शॉप पे रखा हुआ था स्टेशनरी के, मैंने उस बिजनेस में से निकाला और उसे निकाल के बेच दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ ये गुड्स माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। दोबारा से एक बार बोलता हूँ कि मेरे शॉप पे एक कंप्यूटर था और उस कंप्यूटर को मैंने क्या किया, इसको बेच दिया कबाड़ी वाले को, और कबाड़ी वाले को बेच के मैंने उससे पैसा ले लिया और थोड़ा बहुत इनकम कमा लिया। तो क्वेश्चन ये है कि इसको गुड्स बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बताओ आप लोग इसको गुड्स बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। तो कई लोग बोल रहे होंगे कि इसको गुड्स बोलेंगे। तो जो भी बोल रहे होंगे कि इसको गुड्स बोलेंगे, तो उनका आंसर बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बोला कि जो भी चीज जो कि मैं डेली बेसिस पे खरीदने बेचने का काम कर रहा हूँ वो मेरा गुड्स कहलाएगा। मतलब जो मेरा पेन है, कॉपी है, कलम है, बुक्स है, जो भी चीज है जो मैं डेली बेसिस पे खरीदता हूँ और बेचता हूँ वो मेरा गुड्स है। ना कि जो मैंने कंप्यूटर जो खराब पड़ा हुआ था, कबाड़ में पड़ा हुआ था, मैंने उसको उठा के बेच दिया। वो क्या मेरा कंप्यूटर बेचना काम है क्या? तो मेरा कंप्यूटर बेचना काम नहीं है। तो जो मैं उसको बेचूंगा उससे जो भी मेरा रेवेन्यू होगा मैं उसको गुड्स का सेल नहीं मानूंगा, वो मेरा कबाड़ का मतलब ब्रोकरेज या फिर स्क्रैप का सेल मानूंगा, वो मेरा गुड्स का सेल नहीं माना जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे गुड्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे दुकान में एक प्रिंटर पड़ा हुआ था। ठीक है, प्रिंटर पड़ा हुआ था, वो भी खराब हो चुका था। अब वो खराब हो जाने के केस में जाहिर सी बात उसको दुकान में रख के अपना स्पेस नहीं बढ़ाएंगे, कवर नहीं करवाएंगे। तो मैंने क्या किया, उसको दुकान में से निकाल के बेच दिया कि थोड़ा बहुत इनकम हो जाए। तो वो क्या मेरा गुड्स कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा ऑब्वियसली। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसके अंदर मैं डेली बेसिस पे डील नहीं करता हूँ। मतलब वो रेकरिंग नेचर का नहीं है, मतलब जो बार बार मेरे बिजनेस में नहीं हो रहा है वो मेरा गुड्स नहीं कहलाएगा। लेकिन जो चीज बार बार मेरे बिजनेस में हो रहा है वो मेरा गुड्स कहलाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे गुड्स का मतलब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और दोबारा से कुछ नया टर्म को बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। दो टर्म सीख चुके हैं, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस में होने वाला लेन देन, और दूसरा गुड्स जिसको हम बिजनेस के अंदर बेचने के लिए रखे हैं डेली बेसिस पे, जिसके अंदर हम डील करते हैं। तीसरा जो अपने पास टर्म आता है इसके अंदर एक तो इसको गुड्स से ही खींचते हैं। ठीक है, देखो जब कभी भी हम अकाउंट्स में गुड्स का यूज करते हैं, अभी इसी से दूसरा तीसरा और चौथा टर्म का मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो जब कभी भी हमारे अकाउंट्स में मतलब कि जब हम बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स के अंदर, तो जब कभी भी गुड्स की बात आएगी तो गुड्स के लिए दो ही सिचुएशन अराइज हो सकता है। क्या? या तो हमने सेल किया होगा मतलब बेचा होगा, या फिर हमने परचेज किया होगा, परचेज मतलब खरीदा होगा। बेचना और खरीदना। देखो मैं आपको समझाने के लिए एकदम लेमन लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गुड्स का यूज कब कब किया जाएगा हमारे बिजनेस में? जब सेल कर रहे होंगे गुड्स का मतलब बेच रहे होंगे, या फिर परचेज कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बिजनेसमैन जो है, आपने भी देखा होगा भाई, जो अभी मैं बताने वाला हूँ कि एक दुकानदार जो है अपने सामान को दो तरीके से बेचता है। एक तो कैश पे बेचता है, मतलब कि जब कोई भी कस्टमर आता है वो पैसा देता है और सामान लेके जाता है, मतलब कैश में उसको सामान बेचा गया। और एक बार जो है एक कस्टमर ऐसा कस्टमर होता है जो कि बोलता है दुकानदार से कि आप जो है मेरे से कैश बेसिस पे पेमेंट मत लो, मतलब कि आपसे मैं क्या करूंगा कि हर एक
महीने के दौरान 1 महीने टोटल सामान खरीदूंगा और 1 महीने के बाद आप क्या करना, मुझे बता देना कि मैंने आपसे जो भी सामान खरीदा उसका कितना अमाउंट निकल के आता है, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, उधारी सेल करना, उधार बेचना। तो यहाँ पे भी वही बात आता है कि जब सेल की बात आती है तो सेल को 2 तरीके से सेल के 2 तरीके से किया जाता है। एक तो आता है कैश सेल, नाम ही से पता चल रहा है जब सामान को कैश में बेचा जा रहा है, पैसा लो सामान दो, ठीक है। इसके बाद दूसरा है क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस का मतलब है उधार, इसको बोलते हैं उधार, और इसको क्या बोल सकते हैं, कैश में पैसे से, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स 2 तरीके से हो सकता है, कैश सेल या फिर क्रेडिट सेल। कैश में बेचना तो कैश सेल, उधार में बेचना क्रेडिट सेल। उसी तरीके से आप जो है इसका भी मतलब बता सकते हो कि परचेज भी 2 तरीके से होता है एक बिजनेस के अंदर। किस तरीके से तो जाहिर सी बात यहाँ पे जो 2 हुआ वही चीज, सेम चीज यहीं पे रिपीट होगी। एक तो कैश पे परचेज, मतलब आपको पता चल गया होगा जब कैश में कोई भी सामान एक दुकानदार खरीदता है किसी दूसरे दुकानदार से तो उसको बोलते हैं कैश परचेज। तो कैश पेमेंट हुआ कैश परचेज। उसी तरीके से आता है यहाँ पे अपना क्रेडिट परचेज, मतलब सामान खरीद के लेके आया क्रेडिट पे, उधार पे, तो उसको बोलते हैं उधार खरीदारी, ठीक है। तो ये जो था गुड्स का अपना यूज होगा पूरे अकाउंटेंसी में 2 ही चीज के लिए, जब हम सेल करेंगे गुड्स को या फिर जब हम परचेज करेंगे। अब जब सेल की बात आती है तो सेल भी 2 तरीके से होता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। परचेज की बात आती है तो परचेज भी 2 तरीके से होता है, एक तो कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ये सब चीज याद नहीं रखनी, अपने आप ही याद हो जाएगी जब तक आप अकाउंटेंसी सीखते रहोगे। इतने बार ये सब वर्ड यूज होंगे कि आपको ये याद ही करने की जरूरत नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसके ऊपर 2 लाइन लिखा देता हूँ, इसके ऊपर 2 लाइन लिखा देता हूँ, सो दैट कि अगर एग्जाम में 2 मार्क्स में आ जाता है तो 2 लाइन लिख दो इसके ऊपर और आसानी से हम मार्क्स गेन कर सके। आप ये जो है नोट डाउन करते चलो मेरे साथ, ठीक है। तो सेल का मतलब लिखेंगे यहाँ पे, सेल टर्म, ये जो टर्म है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये शब्द जो है सेल टर्म इज यूज्ड इन द बिजनेस, ठीक है, इन द बिजनेस फॉर किस चीज के लिए, तो सेल ऑफ गुड्स ऑन कैसे तो कैश बेसिस, जब कैश में बेचा जा रहा है तो उसको बोलते हैं कैश बेसिस, एंड सेकंड ऑन क्रेडिट बेसिस। तो 1-2 मार्क्स के लिए आप जो है ये सेल का मतलब लिख सकते हो, और आप जो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो कुछ भी चीज इसके अंदर, मतलब इससे रिलेवेंट होना चाहिए, कुछ भी चीज नहीं। इसके बाद बात करते हैं परचेज की। तो परचेज को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परचेज टर्म is used in the business for purchase of goods on cash basis and credit basis, ठीक है। एंड purchase term is used in the business for purchase of goods on cash basis and credit basis, and इसके अंदर थोड़ा और बढ़ा के बोल सकते हो कि the goods shall be directly sold or it will be used in the process of production। तो आप जो है इस तरीके से कुछ लिख सकते हो 2 मार्क्स के लिए, ठीक है।
तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर इसके बाद में आपको अगला टर्म जो है पैरानाम बताता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है इधर। ओ तेरी 21 मिनट का हो गया। सो ये अपना तीसरा टर्म था और ये अपना चौथा टर्म है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट करता हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है काफी लेंथी हो जाएगा। ये वाला वीडियो पहले वाले वीडियो के साथ अटैच होगा जो पहले रिकॉर्ड की गई थी, तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आपको अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट या फिर क्वेरी आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, और मैं उसको आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे से कहीं पे भी कोई भी डिफिशियंसी आई होगी किसी भी चीज को समझाने में, बताने में, तो प्लीज इसके बारे में बताइए। मैं उसके ऊपर फर्दर आगे से अच्छे से काम करूंगा और उसी चीज को आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।